નૂતન વિદ્યાપીઠમાંથી શૈલેષભાઈ જાની ફરી તમારી સામે એક ધોરણ 9નું 19મું પ્રકરણ લઈને હાજર થયો છું. મહાકવિ કાલિદાસ વિશે બહુ સરસ પાઠ છે, એનો વિશે પરિચય આપ્યો છે. મહાકવિ કાલિદાસની શરૂઆત કેવી છે, કાલિદાસ કેવી રીતે બન્યા છે, એનું સાચું નામ હજી કોઈને ખબર જ નથી, પણ કાલિદાસ તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. શા માટે, શું કામ, તો બહુ સરસ રીતે અહીંયા એક નાની એવી કથા વણી લીધી છે. ઐતિહાસિક છે, સત્ય ઘટના છે, સાચી છે અને એને સમજવી જોઈએ. અને કાલિદાસ જે આંતરરાષ્ટ્રીય તરીકે ખ્યાતિ પામેલા આપણા એક પ્રાચીન કવિ, તો બહુ સરસ રીતે, બહુ સરસ શૈલી અને રજૂઆત કરવાવાળા એવા કવિની એક સરસ વાત આપણને જાણવા મળી છે. તો હંમેશા જાણવું જોઈએ, સમજવું જોઈએ. સૌથી પહેલાં એમને રજૂ કરનાર વ્યક્તિ છે તે છે નરપત બારહટ હડવેચા. તો એનો પરિચય પહેલાં આપણે લઈએ. राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा ने MA BEd की उपाधि प्राप्त की है. जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर में वे संलग्न हैं. उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है. वे संस्कृति के प्रवाहों को समझने में यत्नशील है. महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर, ऐशो आराम त्याग कर, भूखे प्यासे और नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है. महापुरुषों को जीवनियाँ आपकी प्रसिद्धि कृति है. इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुष को जीवन चरित्र की यहाँ अंकित की गई है. जीवन चरित्र उसका अंकित किया गया है. प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है. यह मतलब विवरण है. इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्ध मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमकने लगता है. तो देखते हैं आगे पाठ के अंदर भी क्या चमत्कार किया है. कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं. स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है. हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है. इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं. एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है. वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है. फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है. विभिन्न भाषाओं में पहेलियाँ और लोक कथाओं की उनकी विद्वता और कविता और चमत्कारी प्रसंगों का वर्णन भी मिलता है. तो चलते हैं उसके जन्म और परिचय का किस तरह सा परिचय हमारे सामने रखते हैं. कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है. महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता. कुछ विद्वानों ने उनका जन्मस्थान उज्जैनी, यानी वर्तमान जो उज्जैन है, वहीं पर माना गया है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है. उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था. वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी. साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी. राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था. समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उनसे उनके राज्यकाल का ठीक पता चलता भी है. विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई. एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए. राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे. संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई. अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे. कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे, जो नवरत्न कहलाते थे. कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे, यानी अनपढ़ थे. जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे, मतलब मूर्ख भी थे. निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है. उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे. उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी, जिसका नाम विद्योत्तमा था. वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी. उनके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी.
विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहाँ वहाँ के विद्वानों ने, आगे देखते हैं, तथा पंडित विद्वानों और पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे दूसरे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तथा तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडित तथा विद्वानों को लगा कि इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। पंडितों ने उससे उसका विवाह करा देने का उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत दिया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा कि आपने प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत दिया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा कि आपने 5 उंगलियां से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने से नहीं। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर एकाएक बोल बैठा, उष्ट्र और उष्ट्र, क्योंकि संस्कृत में ऊँट को उष्ट्र कहते हैं, तो उष्ट्र को वह पूरी तरह से नहीं बोल सका, वो अनपढ़ था, इसलिए वह उसने उष्ट्र उष्ट्र बोला। उसको बोलना सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिए। कठोर उपासना से उसे मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने कालिदास के लिए द्वार बंद करवा दिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे कालिका दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देहि, अंदर से ये पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चिद वाग विशेष। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। और आगे
कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है। उनकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, हर बार बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उनका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का स्थान या इस बात का हर बात बड़ी स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तक नाटक द्वारा बार बार यही जताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है। इनमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है, उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। मालविकाग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ विक्रम और वर्षीय कालिदास का दूसरा नाटक। इसमें 5 अंक हैं तथा महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और इनके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूलोक को भी अच्छी जानकारी दी गई है। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है। कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्री को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। तो यह कालिदास का जीवन परिचय के साथ साथ उनकी रचनाओं का भी परिचय मिल गया है। तो उसकी रचनाएं कितनी हैं, कौन कौन से हैं, कौन से नाटक है, कौन से उपन्यास, कौन के महाकाव्य है, तो सभी की जानकारी यहाँ पर अच्छी तरह से दी गई है। इसको हमें याद रखना है और स्वाध्याय भी आपको तैयार करके अच्छी तरह से रटना है।